शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में आपको आंसर कैसे करना होता है। ऐसे मैक्सिमम सभी को पता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपको पता है कि जब मैं पोल में आंसर करने कहता हूँ तो आंसर करने के लिए सॉल्व तो अपने कॉपी पे करोगे। आंसर करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा, इस एक्टिविटी पे क्लिक करना है। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद एक्टिव ऊपर में जो ऑप्शन दिखता है यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा। उसके बाद सॉल्व कर लोगे। आंसर करने के लिए आप इतना करना। एबीसीडी में अगर हमको लगता है बी सही है तो बी पर क्लिक करके आप वोट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तब जाकर आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, फिर आप बैक करोगे, वापस से मेन स्क्रीन पर आओगे जहां पर आपकी क्लास चलते रहेगी। ठीक है, तो इतना स्टेप्स में आप आंसर कर पाओगे। तो सभी लोग आंसर कर ही रहे हैं, कुछ बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज सभी लोग आंसर किया करें, ताकि सभी का पोल रिपोर्ट में आपका नाम है। जैसे कि मैं भी दिखा रहा था, कुछ बच्चे के नाम पोल रिपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, आंसर करोगे तभी आपका नाम आएगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हमने 2 चीज पढ़ी थी। पहला था हमारा त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लोग मुझे चैट में लिखकर बताओगे कि त्रिघात बहुपद में घात कितना होगा, चर का अधिकतम घात या बहुपद का घात कितना होगा। नाम से ही क्लियर है, त्रिघात। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो या चर का अधिकतम घात 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3, ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है। तो बिल्कुल आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, चर का घात 2 भी है और 3 भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पावर जो है वो 3 है ना। सबसे बड़ा कौन सा है, तो घात 3 सबसे बड़ा है, तो कहेंगे सबसे बड़ा घात को ही बहुपद का घात कहेंगे। तो हम कहेंगे सर, कह सकते हैं यह एक त्रिघात बहुपद है, तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यह त्रिघात बहुपद होगा क्या, ये त्रिघात बहुपद होगा क्या, नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कहीं भी घात 3 नहीं दिख रहा है ना, घात 3 नहीं दिख रहा, मैक्सिमम घात 2 है, सबसे बड़ा वाला घात 2 है, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ये त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। सिमिलरली एक चीज और देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 4, ये त्रिघात बहुपद होगा क्या, ये त्रिघात बहुपद होगा। देखो यहाँ पर मुझे घात तो 3 दिख रहा है, लेकिन 3 से भी बड़ा घात आ गया। तो अगर मैं पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना है, तो इस बहुपद का घात आप बोलोगे सर बड़ा वाला, तो आप बोलोगे 4 आ जाए, तो 4 है तो यह भी त्रिघात नहीं होगा। तो मैक्सिमम पावर अगर 3 रहेगा तभी त्रिघात बहुपद करेगा। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट जो हमने देखा था समीकरण यानी इक्वेशन, इसको मैं 2 उदाहरण से समझाता हूँ, सारी चीजें याद आ जाएगी आपको। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास क्या लिख रखा है, मैं लिख रहा हूँ x+5, मैंने बताया था काफी डिटेल में इसको। मुझे बताइए ये एक इक्वेशन है क्या, यह एक समीकरण है या नहीं, यस और नो। नीना कह रही है नहीं, बाकी सब भी बच्चे बताओ, ये समीकरण है क्या, इक्वेशन है क्या, नहीं। तो आप बोलोगे सर ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है अभी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता x+5 = 7, अब ये समीकरण हो गया। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा होगा, अगर आपने लास्ट क्लास किया था तो आपको पता है। तो समीकरण में क्या होगा, एक LHS होगा। अच्छा स्क्रीन दिख रही है क्या, मैं जो लिख रहा हूँ अभी दिख रहा है ना, x+5 = 7 में आपको एक इक्वल टू का साइन दिख रहा है। तो समीकरण में जरूरी है कि हमारा एक साइन ऑफ इक्वलिटी आए, समता का साइन आए, उसमें एक LHS होता है। इक्वल टू के जो बाएं तरफ लिख रखा है उसको हम LHS कहते हैं, और इक्वल टू के दाएं तरफ जो लिख रखा है उसको हम लोग RHS कहते हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर है। अच्छा कुछ बच्चों के कैमरा ऑन है, प्लीज कैमरा बंद करोगे, कैमरा बंद करिएगा। कमल कुमार के नाम से बच्चे आप जो सुन रहे हो प्लीज कैमरा बंद कर दीजिए। मैं भी बंद, कैमरा बंद ही रखना है पूरे क्लास। तो आप बोलोगे सर जो इक्वल टू के बाएं तरफ है इसको हम LHS कहेंगे, और इक्वल टू के दाएं तरफ जो है वो हमारा RHS होगा। तो समीकरण को पहचानना तो बहुत ही आसान है, समीकरण तो काफी जल्दी आप पहचान लोगे। मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ 2x-7 = 3y + 13, ये समीकरण है या नहीं है, यस और नो, ये समीकरण है या नहीं है। आप सिंपली इतना जवाब दोगे कि सर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन दिख रहा है। इक्वल टू का साइन होने का मतलब हमारा एक LHS आ गया, एक RHS आ गया, एक बायां पक्ष आ गया, एक दायां पक्ष आ गया, बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये बिल्कुल एक समीकरण होगा। तो बिल्कुल ये एक समीकरण होगा।
क्लियर हुआ इतना? एक समीकरण कहलाएगा। चलिए, तो इसी दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रिकॉल में, मतलब आपको पोल में आंसर करना होगा। रिकॉल क्वेश्चन मतलब पिछले क्लास पे बेस्ट एक क्वेश्चन होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा त्रिघात नहीं है। आपको त्रिघात नहीं पहचानना है, आपको बताना है कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। आंसर कहाँ करोगे? आपको पता है, पोल सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज क्लास को पहले ज्वाइन किया करो, टाइम पर ज्वाइन करना है, तभी आप सारी चीजों को सीख पाओगे सही ढंग से। ठीक है, बताइए। तो आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिघात बहुपद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप क्या करो, सभी का घात डिसाइड करके लिखो। पहले वाले ऑप्शन का घात कितना है, दूसरे वाले ऑप्शन का घात कितना है, तीसरे वाले का घात कितना है, और ऐसे ही चौथे वाले का घात कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ क्लियर है कि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका घात 3 नहीं होगा, है ना। बाकी सभी का 3 होना चाहिए। कि आपसे पहचानने के लिए क्या बोला गया है, कौन सा क्यूबिक नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जो क्यूबिक नहीं है, कौन सा त्रिघात नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है बहुत ज्यादा, आपको ध्यान से चीजों को देखोगे। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। चलिए, अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चे का आंसर आया है ऑलमोस्ट आंसर सही आए हैं, एक दो आंसर गलत आया है बस। अपने अकॉर्डिंग आप कोशिश करो कि आपका आंसर सही। ठीक है, आप कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो, और बैठे तो बिल्कुल नहीं रहना। ये नहीं सोचना है कि मुझे तो आंसर ही नहीं करना है, नहीं, आंसर जरूर करना है। ठीक है, सही या गलत, सही या गलत आपका तब होगा जब आप आंसर करोगे, है ना। और उससे मुझे पता चल पाएगा कि आप कितना सीख रहे हो। और मैं हर दिन ये चीज रिपीट करता हूँ। फिर भी कुछ बच्चे हैं जो पोल में नहीं आंसर कर रहे। ठीक है, तो आंसर किया करें ताकि आपका पोल में नाम आए, रिपोर्ट में नाम आए, है ना। तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। अभी भी क्लास में 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी इस क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है। आप बोलोगे सर इसमें से कौन सा त्रिघात नहीं है, यही तो पूछा गया। मैं इन सभी का घात लिखता हूं, इन सभी का घात देखते हैं कि क्या होगा। पहले वाले ऑप्शन में हमारा वेरिएबल यानी चर क्या है, वाई है, साफ दिख रहा है वाई है। वाई का मैक्सिमम घात, एक जगह पर मुझे घात 3 भी दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है। वाई के ऊपर कुछ नहीं, मतलब वाई 1 है, तो हम कहेंगे 3 और 1 में बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है, तो हम कहेंगे इसका घात 3 है, और 3 घात है तो ये त्रिघात बहुपद होगा, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखिए, एक्स के ऊपर घात कितना है, 3 है, हम कहेंगे सर इसका भी घात 3 लिख रखा है ना, इसका मैक्सिमम घात 3 है तो कहेंगे इसका घात 3 है। ऑप्शन सी का डिग्री कितना है या घात कितना है, चर पी है, तो पी के ऊपर पावर 3 लिखा है तो कहेंगे इसका भी घात 3 है सर। तो ऑप्शन ए भी त्रिघात है, ये भी त्रिघात है और ये भी त्रिघात है, तो ना ही ये आंसर होगा, ना ही बी आंसर होगा, ना ही सी आंसर होगा, तो ए बी सी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, तो ऑप्शन डी में देखो क्या लिख रखा है। ऑप्शन डी में आपको लिखा गया है जेड प्लस जेड का पावर 2 माइनस 8 जेड के पावर 2 का पावर 3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताया था आपको, जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड का पावर आप कितना लिखोगे, एनीवन बताइए मुझे। यहाँ पर जेड का पावर कितना आएगा, तो आपको एक रूल बताया था कि ए का पावर एम का पावर अगर एन है तो यहाँ पर एम और एन गुना हो जाएगा, तो एम इंटू एन कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ पर 6। क्लियर हुआ इतना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। अब मुझे बताइए कहीं पर भी आपको पावर 3 दिख रहा है? जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे दिख रहा है इसका घात कितना है, इसका घात हमें 6 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 6 दिख रहा है ना। तो हम कहेंगे सर इसका घात 6 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये त्रिघात नहीं है, इसका घात तो 6 था, तो हम कहेंगे ये हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया सभी को? जिनके भी आंसर गलत हो गए थे वो बताइए, और जिनका सही था उनका तो सही बढ़िया है, मुझे बताइए। ये क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बस सिंप्लीफाई किया इसको। अच्छा, क्या डाउट है, रिपीट करो? चलो ठीक, ऑप्शन डी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा नितिन, ये बताओगे कि ऑप्शन ए बी सी हमारा आंसर क्यों नहीं होगा, ये समझ में आ गया? ए बी सी तो घात 3 दिख रहा है ना, चर के ऊपर घात 3 है, तो ए बी सी तो क्लियर है आप सभी को।
ऑप्शन डी को देखो, मुझे बताइए, बस इतना बताओ पहले, अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर 5 और इसका पावर 4 लिख दिया, यहाँ बता सकते हो आप x का पावर कितना होगा? यहाँ पर मुझे बताओ x का पावर कितना होगा? अगर ये पता तो आप कर लो, तो आपको 20, तो ये पता है कि सर यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा, 5 और 4 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। इतना क्लियर है? 5 और 4 को गुना कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ऐसे लिख रखा है z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z का पावर 2 और इसका पावर 3 कर दिया, तो आप इसको कह सकते हो ना सर, z आएगा फिर जेड स्क्वायर आएगा माइनस 8z के ऊपर पावर कितना आएगा? आप बताओ, जो बच्चे रिपीट करने बोल रहे थे। ये 2 और 3 को आप गुना करोगे ना, घात के ऊपर घात लिख सकते हैं, 2 और 3 गुना होकर के 6 आ जाएगा, 3 टू जा 6। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इस बहुपद का आप घात बताओ, तो घात कितना बोलोगे? इसका डिग्री कितना बोलोगे? आप बोलोगे सर डिग्री क्या होगा हमारा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 6 है, तो हम कहेंगे इसका घात 6 है। अब घात 6 तो त्रिघात हो सकता है क्या? ये त्रिघात होगा? हम कहेंगे नहीं होगा सर, ये त्रिघात नहीं है। अब त्रिघात नहीं है तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर हुआ अब? ठीक है, तो अगर क्या कोई ऐसा डाउट हो तो पूछ भी लिया करो, रिपीट करने बोलोगे बिल्कुल रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, टारगेट ये है, एम ये है कि आप में से हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण को करने के पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। और लीनियर इक्वेशन, लीनियर वर्ड सभी ने सुना है, रैखिक, रैखिक बहुपद आप सभी ने सुना है, मैं नहीं पढ़ाया आप सभी को कुछ क्लासेस पहले। रैखिक बहुपद क्या होता था मुझे बताइए। अगर मैं रैखिक बहुपद की बात करूं तो रैखिक बहुपद का घात कितना होगा, कोई बता सकता है? रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1। तो आप बोलते सर ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, या चर का मैक्सिमम घात अगर 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। तो समीकरण भी इसी टाइप का होगा कि ऐसा समीकरण, बस बहुपद के जगह पर आप समीकरण कर दो, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। समझ में आ गया? तो रैखिक समीकरण में घात कितना दिखेगा आपको? यहाँ पर भी घात आपको 1 ही दिखेगा, बस बहुपद को के जगह पर समीकरण कर दो, बाकी सारी चीजें सेम है। तो हम कह सकते हैं कि सर जिस समीकरण में पिछला बार यहाँ पर बहुपद लिखा गया था, इस बार मैंने समीकरण कर दिया, तो जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो। हाँ बताइए, हाँ बताइए, कुछ डाउट है क्या? नहीं, चलिए, तो अगर डाउट है तो माइक बंद रखिए। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या फिर से बताओ, आवाज ब्रेक हो रही थी। घात सर, घात सिर्फ चर की होती है। घात चर की देखते हैं, अचर की घात नहीं देखते हैं। अगर जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, उदाहरण से बताया भी था, अगर मैं लिखता 2 का पावर 5 x का पावर 2 माइनस 2, या मैं लिख दिया 12, अब मैं पूछूं कि इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसका घात कितना होगा, तो उसका घात हम कहेंगे 2। ठीक है, इसका घात हम कहेंगे 2। अचर जो कांस्टेंट है ना आपका, उसका घात हम लोग नहीं देखते हैं। जब बहुपद की घात पूछी जा रही हो तब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ चर की घात देखते हैं, वेरिएबल की घात देखते हैं। क्लियर हुआ इतना? यस सर। हाँ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर है। यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ। अच्छा, शायद मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई क्या? एक सेकंड ना, मैं आज तो टेक्निकल इशू हो रही है, तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन को ना स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फिर से सारी चीजें सही दिखेंगी, बस थोड़ी देर वेट करो। फिर से अगर स्क्रीन दिखेगा तो मुझे वाई लिख के एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? तो एक बार बताओगे। हाँ, अभी दिख रहा हो। ठीक है, अभी दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर जिस समीकरण में चर की मैक्सिमम पावर, अभी उदाहरण तो सीखेंगे, चर की अधिकतम घात देखो तो उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब जैसा देखो यहाँ पर मैं कुछ सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको उदाहरण से सीखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखा x-1 बराबर 2। मुझे बताइए, पहले बताओ ये समीकरण है या नहीं है?
बस मैं पूछ रहा हूँ समीकरण है या नहीं, यस या नो, इक्वेशन है या नहीं है। चैट में लिख के बताइए आप लोग, सभी लोग आंसर लिखोगे, सिर्फ एक बच्चे को नहीं लिखना, सभी को लिखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे एक इक्वल टू का साइन दिख रहा है, एक बाया पक्ष है, एक दाया पक्ष है, तो बिल्कुल यह एक समीकरण होगा। ठीक है, तो यह एक समीकरण तो है, यस आप लिखोगे सर यहाँ पर यस। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर चर क्या है, चर का अधिकतम घात कितना है, क्या यह रैखिक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये रैखिक है, लीनियर है। तो हमें रैखिक होने के लिए पता है कि चर का अधिकतम घात सर 1 होना चाहिए। मुझे बताइए यहाँ पर x के ऊपर घात कितना है, आप सर x के ऊपर घात 1 है, अगर मैं सिर्फ x लिख रहा हूँ इसका मतलब x का पावर 1 लिख रखा है वहां पर, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये रैखिक समीकरण भी है क्योंकि चर का घात 1 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे उदाहरण को देख के बताओ, क्या यह एक समीकरण है, क्या y + z = 5 समीकरण है। बस आपको इतना बताना है समीकरण है या नहीं, पहले ये डिसाइड करो समीकरण या नहीं। तो हमें आप बोलोगे सर यहाँ इक्वल टू का साइन दिख रहा है, बिल्कुल यह एक समीकरण है ना, ये एक समीकरण तो है। ठीक है, अब देखते हैं रैखिक है क्या, लीनियर है क्या। तो यहाँ पर मुझे देखिए y का पावर कितना है, y के ऊपर घात a लिख रखा है, z के ऊपर पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब z के पावर भी एक ऊपर 1 लिख रखा है, मतलब दोनों ही जगह चर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 लिख रखा है, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है। तो हम कहेंगे सर चर के अधिकतम घात 1 है, तो हम कहेंगे सर ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण ये भी है। हम लोग क्या देख रहे हैं, रैखिक समीकरण। इसी तरीके से उदाहरण 3 देख के बताइए, y = 5 अगर मैं लिख दूं तो क्या ये एक समीकरण है, क्या एक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन है तो एक समीकरण होगा, इक्वल टू का साइन है, LHS आ गया, RHS आ गया, समीकरण होगा। रैखिक है कि नहीं, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे y का पावर 1 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर मुझे 1 दिख रहा है, तो यह एक रैखिक समीकरण होगा, तो यह भी एक रैखिक समीकरण होगा। क्लियर हुआ, तो ये तीनों के तीनों रैखिक समीकरण है। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं x का पावर 2 + 8 = 9, यह रैखिक समीकरण होगा क्या, यह रैखिक समीकरण होगा क्या, बताइए। x² + 8 = 9, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आप नहीं कहोगे, बोलोगे सर समीकरण तो है ही। देखो समीकरण तो होगा, लेकिन यहाँ पर चर की घात कितना है, 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 आ गया ना वेरिएबल के ऊपर, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक नहीं है ना। तो ये वाला रैखिक आप बोलोगे सर इसको रैखिक नहीं कहेंगे। तो चर का घात अगर 1 के अलावा कुछ और आ जाता है, 1 से बड़ा आ जाता है, तो उसको रैखिक नहीं कहेंगे। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। तो एक मैं उदाहरण और दे रहा हूं अपने मन से, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5x - 9 = 13, ये रैखिक समीकरण है या नहीं है, यस या नो, ये मुझे बताइए। चलो इन चीजों को मिटा रहा हूँ और उधर उस उदाहरण को देख के बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिखा इक्वल टू का साइन है, तो समीकरण है, पहला चीज मैंने डिसाइड किया समीकरण। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, चर वेरिएबल x है, x के ऊपर घात 1 है, तो घात 1 होने के कारण कहेंगे सर ये रैखिक भी है, समीकरण भी है। इसका आंसर आएगा यस, यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, यह एक रैखिक समीकरण है। इतना क्लियर हो गया, रैखिक समीकरण पहचान लोगे, रैखिक समीकरण पहचान लोगे। अब देखो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसी में आप ऐड कर सकते हो सर, अगर हमारे पास ऐसा समीकरण हो जिसमें सिर्फ और चर का अधिकतम घात 1 हो, उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो 3 चीज आपको चेक करना होगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक चर, हेडिंग को देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण, कितने वर्ड आए, 3 वर्ड आए हैं। एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, समीकरण होने के लिए जरूरी है कि हमारा एक इक्वल टू का साइन हो, एक हमारा LHS हो, एक हमारा RHS हो। जो हमारा बाएं साइड में रहेगा वो LHS कहलाएगा, जो दाएं साइड में रहेगा वो RHS कहलाएगा। सिंपल है, इक्वेशन तो देखना काफी आसान है। रैखिक होने के लिए क्या जरूरी है, रैखिक होने के लिए, लीनियर होने के लिए जरूरी है कि जो हमारा वेरिएबल है, चर है, उसका घात 1 होना चाहिए, या फिर कह सकते हो मैक्सिमम घात सर 1 होना चाहिए, 1 से अधिक घात नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर घात 2 दिखेगा उसको रैखिक नहीं बोलेंगे, कभी भी घात 3 दिखेगा रैखिक नहीं बोलेंगे। तो मैक्सिमम घात, सबसे बड़ा पावर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और 1 कहने का मतलब, अगर मैं सिर्फ x लिख रहा हूं इसका मतलब x का पावर 1 है वो। ठीक है, अगला देखिए। उसके बाद समीकरण में हमें सिर्फ एक चर को यूज करना है,
मतलब अगर आप x को यूज कर रहे हो सिर्फ x को यूज करिए, अगर आप y को यूज कर रहे हो तो सिर्फ y को यूज करिए, अगर z को यूज कर रहे हो तो सिर्फ z को यूज कर लो, कोई भी चर यूज करो, लेकिन सिर्फ एक समीकरण में एक ही चर को यूज करो। ठीक है, फिर से मैं वही चीज कर रहा हूँ, सब उदाहरण से करेंगे तो उदाहरण से बेटर समझ में आएगा। जैसे अभी आपको दो उदाहरण दिखेंगे, x माइनस वन बराबर दो, पहला उदाहरण को देखिए, इसको मैं अभी हटा दूं। ठीक है, तो आप बस पहला उदाहरण को देखिए और पहले उदाहरण को देख के मुझे बताओ यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तीन चीज हमें चेक करना होगा। पहला चीज हम चेक करते हैं कि सर ये समीकरण है या नहीं है, समीकरण है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर यस सर समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। दूसरा चीज चेक करते हैं इसमें एक चर है क्या, सिर्फ एक ही चर है क्या, तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक ही चर दिख रहा है मुझे x, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे सर यह भी एक चर वाला एक चर भी है। दो चीज चेक कर लिया हमने। उसके बाद बताइए मुझे चर का घात कितना दिख रहा है, घात मुझे कितना दिख रहा है, चर के ऊपर आपको वेरिएबल का ही पावर देखना है, तो आप बोलोगे सर चर का घात कितना दिख रहा है, हम कहेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब पावर एक है, तो चर का घात कितना है एक है। तो हमें क्या दिखा, समीकरण भी है, एक चर भी है और रैखिक भी है। एक घात एक होने का मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण, घात एक होने का मतलब रैखिक होना, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, आंसर होगा यस। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, ये समझ में आया कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि समीकरण भी है, एक चर भी है और घात एक भी था। चलिए अगला वाला देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, अगला उदाहरण देख के बताइए। देखो पहला चीज तो आप देखोगे सर समीकरण है या नहीं, बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है सर एक समीकरण है, इक्वल टू का साइन है ना, ये हमारा एलएचएस बन गया, एक हमारा एलएचएस है एक हमारा आरएचएस है, तो एक समीकरण तो होगा ही, बिल्कुल समीकरण होगा। ठीक है, समीकरण होगा। दूसरा चीज मुझे ये दिख रहा है, इसमें मिटाऊं तो मुझे बताइए चर कितने हैं यहाँ पर, वेरिएबल की संख्या, बस पूछ रहा हूँ कितने चर है। देखो चर तो आपको दो जगह पर दिख रहा है, भले ही आप बोलोगे सर दो जगह पर है, लेकिन सिर्फ y ही है ना, दोनों जगह पर सेम ही है, सिर्फ y है, तो एक ही चर है, दो चर नहीं है। रोशनी ध्यान दीजिएगा, भले ही दो जगह पर है लेकिन है तो सिर्फ y। अगर मैं 10 जगह पर लिख दूं तो आप बोलोगे सर है तो y, है ना, तो सिर्फ y है, तो आप बोलोगे सर एक चर है ना, कितने चर है, एक चर, दो चर नहीं बोलते। क्लियर हुआ, ये समझ में आया, दोनों ही जगह पर y था ना, सेम ही वेरिएबल था, तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये रैखिक है या नहीं है, रैखिक है क्या, तो रैखिक के लिए चर का घात देखेंगे हम, तो चर का घात कितना है, y के ऊपर यहाँ पर पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक है, तो घात हम कह रहे सर इसका घात कितना है, एक है, तो हम कहेंगे सर ये समीकरण भी था, रैखिक भी था और एक रैखिक भी था और एक चर भी था, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर हुआ ये, इसको हम कहेंगे यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगला उदाहरण देख के बताइए, अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर 7, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, आप लोग पहले बताओ फिर मैं तो बता ही दूंगा। शुभम कह रहे हैं नहीं, अच्छा शुभम काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हो आप, चलो आप क्लास के बाद रुकना एक बार, ठीक है, क्लास के एंड में रुकना। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर अगर 7 लिख रखा है तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ये समीकरण तो है, देखो तीनों ही चीज को चेक करेंगे, पहले देखते हैं इक्वेशन है या नहीं, आप बोलोगे सर समीकरण है, बिल्कुल है समीकरण। दूसरा चीज चर कितना है, तो आप बोलोगे सिर्फ एक्स है, तो एक चर है, ठीक है, चर भी सिर्फ एक है, एक्स है, सिर्फ एक्स। अब देखते हैं रैखिक है क्या, तो आप बोलोगे सर ये रैखिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर घात मुझे दो दिख रहा है, चर का घात कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक नहीं है, रैखिक नहीं है, रैखिक नहीं है, तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे, भले ही इसको एक चर वाला समीकरण तो कहेंगे, है ना, इसको और पढ़ेंगे बाद में, इसको द्विघात कहते हैं, द्विघात समीकरण। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, एक वेरिएबल होगा, समीकरण भी होगा, लेकिन रैखिक नहीं होगा, जिसके कारण से हम इसको कह रहे हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। बताइए, इतनी चीजें क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, अगला उदाहरण करिएगा आप। तो अगला उदाहरण है आपके सामने y बराबर 5 प्लस जेड, यह क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यस या नो, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। देखो यहाँ तो काफी आसान है, आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, समीकरण तो है, लेकिन मुझे दिख रहा है तो यहाँ पर तो दो चर है, y भी आ गया
और जेड भी आ गया, तो यहाँ पर तो दो चर आ गया ना, हमें तो एक चर चाहिए था, तो यहाँ तो दो चर आ गया, तो इसको एक चर वाला कैसे कह सकते हैं? नहीं होगा, ये तो बहुत आसान है। एक से अधिक चर होगा तब तो नहीं होगा। तो तीन कंडीशन है, एक चर होना चाहिए, चर की घात एक होना चाहिए, और समीकरण होना चाहिए। और मैं कुछ और उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, इसको देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ x 4x प्लस 7, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यस और नो, बस आपको यस नो में आंसर करना है। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? प्लीज बंद कर दीजिए अपना माइक, जिनका भी ऑन है। आप बोलोगे सर 4x प्लस 7 यह तो समीकरण ही नहीं है ना, ये समीकरण ही नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भले ही आपको रैखिक दिख रहा होगा, चर भी एक है, लेकिन ये समीकरण है क्या? इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम कहेंगे सर इक्वेशन ही नहीं है, तो आंसर आएगा नो। ये एक चर वाला समीकरण कैसे हो सकता है सर? समीकरण ही नहीं था। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4x प्लस 7 बराबर 9, मुझे बताइए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? तो आपको अगर सर इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि एक समीकरण है, समीकरण होगा। सेकंड चीज मुझे दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर मुझे x दिख रहा है, एक ही चर दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर चर भी सिर्फ एक आया, चर का घात कितना है? पावर एक है, तो हम कहेंगे यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तीनों ही चीज आप जल्दी से चेक कर लोगे। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2x प्लस 9x का पावर 2 प्लस 7, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर चर कितने हैं, समीकरण है या नहीं? पहले तो मुझे दिख रहा है समीकरण है नहीं, समीकरण तो होगा, बिल्कुल समीकरण है। सेकंड चीज मैं देख रहा हूँ चर कितने हैं, तो चर भी सिर्फ एक है, चर सिर्फ एक ही है, भले ही दो जगह पर लिखा गया है लेकिन है तो सिर्फ एक्स। लेकिन अगर मैं इसका घात पूछूं तो आप क्या बोलोगे? इसका पावर कितना है, इसका डिग्री कितना है? तो अगर कभी आपसे डिग्री या पावर पूछ ले तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, मैक्सिमम कितना है? दो और एक में बड़ा कौन है? दो है, तो हम कहेंगे इसका घात दो होगा सर, और घात दो है तो ये रैखिक नहीं है, इसको हम रैखिक नहीं कहेंगे। ठीक है, ये रैखिक नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा नो। समझ में आ गया? तीन चीज आपको हमेशा चेक करना होगा, एक चर, रैखिक और समीकरण। वर्ड को आप अगर समझ जाओगे तो आपका आंसर सारा सही होगा। चलिए, ये समझ में आ गया सभी को? अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछूं पोल में? चलो पहले एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, इसी में चैट में लिख दो, उसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अपना जो भी आपको लगता है वो आंसर बताइएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x प्लस 2 बराबर 7x माइनस 9, ये बताइएगा ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं? तो आंसर आ रहा है यस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि एक समीकरण है, पहला चीज मैंने देखा समीकरण है या नहीं, तो आंसर आया यस। उसके बाद मैं देख रहा हूँ चर कितने हैं, तो चर मुझे यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, भले ही दो जगह पर है लेकिन है दोनों जगह पर एक्स, तो हम कहेंगे सर कितने चर हैं? तो चर सिर्फ एक यूज किया गया, एक ही चर है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ रैखिक है कि नहीं है, तो हम कहेंगे क्या देखेंगे सर? चर का घात, तो यहाँ पर चर का घात एक है, यहाँ भी चर का घात एक है, तो जितने जगह भी चर लिखे गए उसका मैक्सिमम पावर एक ही है, तो हम कहेंगे सर ये घात एक था, इसलिए हम कहेंगे सर ये रैखिक भी है ना। तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक भी कंडीशन अगर नहीं मिलेगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को, पोल सेक्शन में आंसर करना है, बस आपको पहचानना है इसमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मिलते जुलते से हैं। ठीक है, ऑप्शन मिलते जुलते से हैं लेकिन कोई भी ऑप्शन तो सेम नहीं, तो इसमें से एक ही एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो तीनों चीज आपको देखना है, समीकरण होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और एक चर होना चाहिए। ठीक है, और पोल का रिजल्ट मैं दिखा रहा था, कुछ बच्चों के नाम नहीं थे जिनके, प्लीज पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना, तभी जाकर आपका पोल में नाम आएगा। समीकरण चेक करिए, रैखिक चेक करिए और एक चर वाला चेक करिए, तो तीनों ही कंडीशन जहां पर मिलेगा वही आपका आंसर बनेगा। चलिए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर
बैठे मत रहिए प्लीज, जाकर आंसर कीजिए। पहले डिसाइड कर लो, इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी से आप जाकर आंसर कर दो हड़बड़ी में। आप पहले डिसाइड कर लो, अपना समय लो, देखो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्योंकि ऑप्शन देखोगे पहले, आराम से समझो, उसके बाद जाकर पोल में आंसर कीजिए। ठीक है, तो ए बी सी या डी, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसी तरीके से हम लोग बाद में सीखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, फिर रैखिक की जगह पर कभी द्विघात पूछ लिया जाएगा, तो हर एक चीज को धीरे धीरे करके सीखेंगे। ठीक है, चलो अभी भी 4-5 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, अब इतना समय में तो हो जाना चाहिए। चलो 15 सेकंड और रुकने, लास्ट 15 सेकंड है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है अभी पोल में जाइए, जाकर अब आंसर करिए। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड अब रुकना है, लास्ट 10 सेकंड। इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, आपको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा आंसर होगा, बस तीनों चीज चेक करना है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो देखो, अगर पोल में आंसर करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग मुझे बताया करो। ठीक है, तभी वो सारी चीज सॉल्व हो पाएगी। सिर्फ आप आंसर ही नहीं करोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, किस वजह से आप आंसर नहीं कर रहे हो वो मुझे बताया करो। जैसे देखो, एक चर वाला रैखिक समीकरण, आप अगर ऑप्शन ए को देखोगे तो मुझे क्या दिख रहा है सर? अच्छा, समीकरण सारे हैं क्या? ये चारों इक्वेशन जो है, सारे ऑप्शन जो है, सारे समीकरण है। आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में भी इक्वल टू का साइन दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी इक्वल टू का साइन दिख रहा है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, और ऑप्शन डी में भी इक्वल टू का साइन है। तो समीकरण तो ये चारों है, समीकरण तो आप चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि समीकरण चारों है। अब ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में मुझे कितने चर दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, यहाँ पर तो दो चर आ गया ना, यहाँ पर तो दो चर आ गया, ये हमारा आंसर हो सकता है क्या? आंसर नहीं होगा, हमें तो एक चर वाला चाहिए, वन वेरिएबल वाला चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन सी को देखिए, तो यहाँ पर दो चर आ गए, एक्स और जेड, तो ये भी दो चर आ गया है ना, तो दो चर आ गया, दो वेरिएबल आ गया, एक्स और जेड, तो हम कहेंगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ तो दो चर आ गए। ठीक है, अब ऑप्शन डी में देखिए सिर्फ एक्स को यूज किया गया, सिर्फ एक्स है, और ऑप्शन ए में भी सिर्फ एक्स है, तो दोनों ही जगह पर सिर्फ एक्स को ही यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक ही चर को यूज कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए ऑप्शन डी में एक्स के ऊपर घात कितना लिख रखा है? इसका घात कितना है? आप बोलोगे सर घात 2 है, और घात 2 होने की वजह से ये रैखिक नहीं होगा, क्योंकि रैखिक होने के लिए घात कितना चाहिए हमें? हमें घात 1 चाहिए, तो हम कहेंगे यहाँ पर सिर्फ चर का घात 1 था, समीकरण भी है, चर भी सिर्फ 1 है, और इसका घात भी 1 है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ सभी का? ऑप्शन नंबर बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिख रहा है सर हमें घात 2 दिख रहा है, घात 2 होगा तो रैखिक नहीं होगा, इसको द्विघात कहेंगे। और ऑप्शन ए में मुझे घात 1 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण ऑप्शन नंबर ए था। अच्छा, मैं समझाने के लिए इतना टाइम लेकर समझाया, अगर आपके एग्जाम में आएगा काफी जल्दी दिख जाएगा कि सर यहाँ पर दो चर है, नहीं होगा, यहाँ पर दो चर है, यह भी नहीं होगा, यहाँ पर पावर 2 दिख गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है समीकरण भी है, चर भी सिर्फ 1 है, और इसका घात 1 है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इतना जल्दी आप कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से बोला गया है, इसमें से फिर से आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए। ठीक है, थोड़ी देर में मैं पोल को ऑन करूंगा क्योंकि आप लोग हड़बड़ी में काफी बार गलत कर देते हो। ठीक है, पोल थोड़ी देर में दिखेगा, पहले आप डिसाइड कर लो इन चारों में कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तीनों चीज चेक करना है, सिर्फ एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, और समीकरण होना चाहिए। ठीक है, जहां पर ये तीनों चीज आपको मिलेगा वही वाला आपका आंसर होगा। चलो अभी मैंने पोल को ऑन किया है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो जाइए पोल में जाकर अपना आंसर क्लिक करिए। तो अभी तक टोटल 5 आंसर आए हैं और पांचों ही आंसर बिल्कुल सही है। देखो इसी तरीके से होगा, पिछला क्वेश्चन में कुछ बच्चों के आंसर मुझे गलत दिख रहे थे। ठीक है, आपने किया है ना, मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट है। गलतियों से ही आप सीखते हो। ठीक, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसमें से मुझे बताइए निम्न में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? बस आप ध्यान से ऑप्शन को देखो, पहले ऑप्शन को देखें, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, दूसरा है क्या, तीसरा है क्या, चौथा है क्या। अगर आप किसी ऑप्शन को रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको लगता है कि ये नहीं होगा, तो आप मन में सोचिए ना कि वो क्यों नहीं होगा।
ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सारी चीजें सीख लोगे, समझ लोगे, तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। अच्छा, रामफल के आईडी से जो बच्चे, प्लीज अपना माइक बंद करोगे आप, आपका माइक काफी देर से ऑन है। मैं आपके माइक को बंद कर रहा हूँ, और माइक को मत ऑन करो, अगर आपका कोई डाउट है तो माइक ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप माइक को बंद ही रखिए क्लास। चलिए, तो 5 सेकंड में एंड करें, चलो 10 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। अभी भी 4 बच्चे हो, 4 नहीं 5 बच्चे हो, शायद 5 स्टूडेंट हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक सेकंड बस रुक जाओ। यहां पर क्या बोला गया, निम्न से एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए, है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर हमें बोला जा रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए, ऑप्शन नंबर ए को देखिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है कि, अच्छा चैट को मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपका चैट ऑन है। अब अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं, तो ऑप्शन नंबर ए को आप बोलोगे सर ये तो समीकरण ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को मैं देखूं तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर ये समीकरण ही नहीं है। जब समीकरण नहीं है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा, है ना, तो समीकरण ही नहीं है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी को देखिए, तो यहाँ पर कितने चर दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर एक्स भी दिख गया और वाई भी दिख गया, 2 चर आ गया, तो 2 चर आ गया तो हमारा आंसर नहीं होगा, है ना, ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ। अब ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी इक्वल टू का साइन दिखा रहा है, ये एक समीकरण है, समीकरण है, पहला चीज हमने डिसाइड किया। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, चर कितने हैं, सिर्फ एक्स है ना, यहाँ पर मुझे कितना चर दिख रहा है, सिर्फ एक्स दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला है। उसके बाद चर का घात कितना है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर 1 लिख रखा है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो आप कहोगे सर यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो x + 5 = 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये क्लियर हुआ। ऑप्शन डी को नहीं होगा क्योंकि मुझे पावर 2 दिख रहा है ना, यहाँ पर घात आप 2 बोलोगे, और जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था घात 2 है तो रैखिक नहीं होगा, हमारा आंसर डी नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना, बताइए, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको क्वेश्चन देखो सेम है, क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, बस ऑप्शन को बदले गए। तो अगर आप पहले दोनों क्वेश्चन को डिसाइड कर ली हो, अगर समझ गए हो, तो ये क्वेश्चन तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है, बस टाइम लेके करना है आपको। पोल मैंने ऑन कर दिया है अभी, फिर भी आप हड़बड़ी मत करना, पहले डिसाइड करो कि इसमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो कई बार मैंने आपको बताया चेक करने के लिए, पहले आप देखो समीकरण कौन सा। अच्छा, समीकरण तो इसमें सारे ही हैं क्योंकि सभी जगह पर इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि चारों के चारों समीकरण। तो आप देखो कि कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, और एक ही चर होना चाहिए, एक से अधिक चर नहीं होना चाहिए। नाम को ही बार बार पढ़ने पे क्लियर हो जा रहा है कि उसका मतलब क्या है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, बस रैखिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। और रैखिक मैंने बहुपद में बताया, रैखिक बहुपद कहो, रैखिक समीकरण कहो, या फिर आगे कभी पढ़ोगे रैखिक व्यंजक। तो जब भी आपको रैखिक मिले वहां पर आप ध्यान देना कि चर का मैक्सिमम पावर 1 होगा आपका, ठीक है, सिर्फ समीकरण ही नहीं, कहीं पर भी। चलिए प्लीज जाकर आंसर कीजिए सभी लोग। देखो जब भी पोल देता हूं मैं हर बार कहता हूं कि आपको जाकर आंसर करना है, कोई भी बैठे नहीं रहेगा। 2-3 फायदे हैं उससे, पहला कि आपका पोल रिपोर्ट बनेगा, एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट होगी कि आप क्लास कर रहे हो तो आप आंसर भी कर रहे हो। आंसर नहीं करोगे तो फिर आपका नाम आएगा कि आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना? और उससे हमें ये भी पता चल पाता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे जगदीश के नाम से जो बच्चे, आपका कैमरा भी ऑन है, आपका माइक भी ऑन है, माइक बंद कर दीजिए, कैमरा ही बंद कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए।
कैमरा भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, कैमरा बंद करिए। नीचे में देखो आप एक वीडियो का ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 5 सेकंड और रुके, 5 सेकंड में हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही गया है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर देता हूं और इस क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं। अच्छा, चैट सेक्शन ऑन है, अगर आप पोल में नहीं कर पाए हो तो चैट में आप आंसर कर सकते हो, और चैट में उन्हीं बच्चों को लिखना है जिनका पोल नहीं आता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं कौन सा आंसर होगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे समीकरण है क्या, सारे के सारे समीकरण है, तो आप बोलोगे सर सभी Yes, जगह sir. इक्वल टू का साइन सभी में है ना। तो बिल्कुल ये सारे के सारे समीकरण तो सारे ही। अब मुझे क्या चेक करना है कि इसमें चर एक कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो y भी आ गया सर और यहाँ पर z आ गया, दो चर आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो दो चर आ गए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ पर तो x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, तीन चर आ गए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है ना। तीन चर आ गया ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्या, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो समीकरण है, चर भी सिर्फ एक है, लेकिन x के ऊपर देखो एक जगह पर घात कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात की मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर सर हमें दो दिख रहा है ना। तो इस बहुपद का घात अगर कोई आपसे पूछे तो मैक्सिमम वाले को ही कहते हैं, तो हम कहेंगे इसका घात तो सर दो दिख रहा है, भले ही एक जगह पर एक भी है, लेकिन घात जो डिफाइन करते हैं हम लोग कैसे करते हैं, मैक्सिमम वाले को, सबसे बड़े वाले को, तो हम कहेंगे सर इसका घात दो है, तो यह एक रैखिक समीकरण ये नहीं होगा। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो डेफिनेटली डी होगा। डी को अगर देखें तो यहाँ पर कहेंगे सर इक्वल टू का साइन था, समीकरण है, पहला चीज नोटिस किया समीकरण है। उसके बाद मैंने देखा कितने चर हैं, तो सिर्फ एक्स को ही यूज किया गया, भले ही जब अगर आपको दो जगह पर दिख रहे होंगे लेकिन सिर्फ एक्स ही है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर है, ठीक है। एक चर भी है, समीकरण भी है। तीसरा चीज अगर हम देखें कि रैखिक है या नहीं है, मतलब चर का घात एक है या नहीं है, तो दोनों ही जगह पर चर का घात एक है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक भी है, तो हमारा आंसर होगा कि सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तीनों ही चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया ये, इतना क्लियर है? क्या छोटा बोलो, बताइए, फिर से बताइए क्या बोल रहे हो। हाँ माइक ऑन करके पूछ सकते हो, बताइए क्या डाउट है। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी इसलिए मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, फिर से माइक ऑन करिए और बताइए। सर अगर दो जगह एक ही बार में एक बच्चा एक बार। अच्छा ठीक है, पहले बोलिए, ऐसे नहीं, आराम से बताइए, ठीक है। चलो आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है, बोलो एक बार जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब यही है कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ना, बताया तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अच्छा, समझ में आया आपको? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, तो आप एक काम करना, क्लास के एंड में रुकना, आपके डाउट में लूंगा क्लास के एंड में, ठीक है। चलिए अभी माइक बंद करके, आपकी आवाज देखो नेटवर्क का इशू है, आवाज आपकी क्लियर आ नहीं पा रही है, माइक बंद कर दो। ठीक, देखो डाउट पूछने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप क्लास के एंड में पूछ सकते हो। हाँ रितु के नाम से बच्चों, आपका क्या डाउट था? आपका भी कुछ डाउट था ना, आप बताइए। सर मैं ऐसे कह रही थी कि सर जैसे एक्स है ये दो जगह, तो ये एक चर वाला माना जाएगा। हाँ डेफिनेटली ये कह सकते हो, इसमें भी ये भी एक चर वाला है, क्योंकि अगर मैं कई जगह पर जैसे ऐसे लिख दूं 2x² + 5x + 9x = 13, ये इसमें कितने चर है? आप बोलोगे सिर्फ x है, सिर्फ एक ही चर है, चर तो सिर्फ x है ना, तो सिर्फ एक चर वाला होगा, भले ये रैखिक नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ घात दो दिख रहा है, ठीक है। तो घात दो होने के कारण रैखिक नहीं होगा, लेकिन चर सिर्फ एक है। तो कितने जगह पर ये नहीं देखना है, क्या क्या वेरिएबल लिख रखा है वो देखना है। भले यहाँ पर दो जगह पर है लेकिन x तो सिर्फ एक है, एक ही जगह पर x है, मतलब दोनों ही x को यूज किया गया, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला हो। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ डाउट ऐसे हो तो पूछ लिया करो। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है समीकरण का हल। अब समीकरण का हल पक्षांतरण विधि क्या होता है इसके बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।
अभी ये समझते हैं कि समीकरण का हल होता क्या है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ। कई बार आप लोग सुनते हो कि समीकरण का हल, तो समीकरण का हल का मतलब क्या है। तो वो समीकरण का हल यही होता है, अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिख दूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ x प्लस 5 इक्वल टू 8, ये एक समीकरण लिख रखा है। तो इसका हल कहने का मतलब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी वेरिएबल है, जो भी चर है, उसका मान आप बता दो, हेलो सर, मैं उसका सो मान रहा बता हूँ। दो। अच्छा, जगबीर के नाम से जो बच्चों आप क्लास को कई बार डिस्टर्ब कर रहे हो, ये लास्ट वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपने माइक को ऑन किया तो आपको हो सकता है क्लास से रिमूव किया जाए। ठीक है, आपको डाउट पूछने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, बट अगर क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो हो सकता है कि आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि चर का मान बताइए, वही होता है इसका समीकरण का हल। तो ये समझ में आ रहा है कि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है। अगर मैं पूछ रहा हूँ y+8 बराबर 13, इसका अगर मैं हल पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या पूछ रहा हूँ आपसे, y का मान पूछ रहा हूँ, है ना, y का मान बताइए। समझ में आया। अगर मैं लिख रहा हूँ 3x+13 बराबर 27, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी सीखेंगे। अभी मुझे बताइए इसका हल का मतलब क्या हुआ। आपसे किस चीज का वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बता दो बस, है ना, x का वैल्यू बता दो। तो ये समझ में आ रहा है कि हल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें उपस्थित चरों के मान निकालना। ठीक है, उसमें जो भी वेरिएबल है उसके मान निकालना। एक चीज मुझे और बताना, क्या आप सभी को ने ये वर्ड सुना है, समीकरण को संतुष्ट करना, इक्वेशन को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। मुझे बताओ, कई बार आपने बुक में देखा होगा, ये दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट करता है, दिया गया मान इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता है, सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, नहीं भी सुना है तो ध्यान से समझिएगा, संतुष्ट करना और संतुष्ट नहीं करना, सेटिस्फाई करना और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है। देखो, मैं पूछ रहा हूँ इसका जो भी हल होगा, मैं अगर यहाँ पर बोलूं क्या आपको चेक करना है कि क्या x=3 इस समीकरण का हल है या नहीं है, आपको बताना है यस या नो। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर LHS में क्या दिख रहा है, LHS है सर x+5। अब यहाँ पर LHS में x=3 पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा सर 3+5, और 3+5 कितना आया, 8 आया। और मुझे बताइए RHS कितना लिख रखा है, तो आप बोलोगे सर RHS क्या है हमारा, 8 लिख रखा है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है कि सर LHS जो है वो RHS के बराबर है, इसका मतलब हम कहते हैं सर ये जो है मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कभी LHS RHS के बराबर दिख रहा है तो उसको कहते हैं सेटिस्फाई करना, और अगर कभी दिखता है LHS RHS के बराबर नहीं है तो इसका मतलब होता है सेटिस्फाई नहीं करना। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करना। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा तो कैसे सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका आंसर ऐसे अभी थोड़ा सा गलत है, 8 में से 5 घटाओगे तो -3 नहीं आएगा, 10 का 3 आएगा, वो देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, हाँ अब सही लिख रहे हो। तो ये समझ में आ रहा है कि संतुष्ट करना का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है। तो जो भी हल होगा वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस ये चेक करके बताओ, अभी बस मैं आपको चेक करने के लिए सिखा रहा हूँ। चेक करिए कि x=3 2x-2 = 4 का हल है या नहीं है, यस और नो, बस आपको ये बताना है, बस इतना आपसे पूछना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, LHS लिखेंगे। LHS क्या है आपको पता है सर, इक्वल टू के जो बाएं तरफ होता है वो हमारा LHS होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x-2, 2x-2, x का मान कितना दे रखा है, x का मान आप देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 3, है ना, बोला गया x=3 के लिए चेक कीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3 - 2, क्या किया, बस x का मान हमने रख दिया यहाँ पर 3। ठीक है, x का मान हमने 3 रख दिया। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, 3×2 = 6 -2, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आ गया। मुझे बताइए RHS आपको कितना दिख रहा है, RHS कितना है, RHS ऑलरेडी आपको 4 दे रखा है, इक्वल टू के दाएं तरफ देख लो ना 4। तो क्या आपको LHS और RHS दोनों बराबर दिख रहा है, दोनों ही 4 के बराबर आ गए ना, LHS यस RHS सर। दोनों बराबर दिख गया। तो हम कहेंगे सर ये x का जो मान है 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो एक हल होगा। ठीक है, हल होगा। समझ में आया कि हल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, काफी सारे रूल हैं, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको चेक करने के लिए समझ में आ रहा है। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x+8 = 13, और मैं पूछ रहा हूँ x=3 इस समीकरण का हल है क्या, इस समीकरण का हल है क्या।
x बराबर 3 हल है या नहीं है, यस या नो? तो नो आंसर आ रहा है। आप क्या करोगे सर, LHS कितना दिख रहा है, LHS दिख रहा है 2x + 8, x का मान आप पुट कर दो 3, है ना, x का मान आप 3 पुट करो, कितना मिलेगा 2 इंटू, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी सी, है ना, आप यहाँ पर बोलोगे सर ये मिलेगा 2 इंटू 3 + 8, और ये सॉल्व करने का कितना मिल रहा है 6 + 8, और ये दिखेगा आपको 14, जबकि RHS कितना है, RHS हमारा 13 है। अब हमें दिख रहा है सर LHS और RHS बराबर नहीं आया, LHS 14 आया जबकि RHS 13, अच्छा RHS 13 है, 14 और 13 आ गया, अलग अलग आ गया ना, तो इक्वल टू नहीं आया, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x बराबर 3 जो होगा हल नहीं होगा। समझ में आया, ये हल नहीं होगा। तो ये समझ में आ रहा है कैसे चेक करते हैं। तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं, आप इसी तरीके से चेक करके देख लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे की चीज हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, और अगर कोई डाउट है तो भी बताइएगा आपको, ठीक है। कोई भी डाउट है जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया और आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो अभी आप पूछ सकते हो।